So, in this topic of determination of income and employment, हमारे पास जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ एन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, ठीक है। जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था डिमांड, तो वहाँ जब हम डिमांड की बात करते थे तो किसी इंडिविजुअल, यूनिट, ग्रुप या फर्म की बात करते थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मीन्स द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। माने पूरी इकोनॉमी में जितनी भी डिमांड की जाती है, टोटल डिमांड, नॉट फ्रॉम एन इंडिविजुअल यूनिट, ऑल टुगेदर, सब मिलाकर जो डिमांड करते हैं किस चीज़ की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो वो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस की टोटल डिमांड है उसका जो सम टोटल है, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। इट आल्सो मीन्स द एग्रीगेट और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो जो डिमांड करते हैं वो डिमांड कैसे आप मानोगे कि वो डिमांड की है उन लोगों ने, तो इनडायरेक्टली वो डिमांड करते हैं। तो मतलब क्या है कि वो खर्चा करते हैं। आपने कोई चीज़ की डिमांड की, इसका मतलब क्या है, आप उसको परचेज करने के लिए उसका पेमेंट करोगे। तो टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज आल्सो इक्वल्स टू एग्रीगेट और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैं इसको थोड़ा सा और बोल देता हूँ आपको कि डिमांड, जो डिमांड है, डिमांड विल बी इक्वल्स टू डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑन डिमांडेड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जो हमारी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है वो ऑलमोस्ट जो हमने उन गुड्स सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर्स किया उसके इक्वल होता है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो डिमांड शुड बी इक्वल्स टू जो हमने उन गुड्स सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर किया। तो वी कैन से दैट कि जो टोटल डिमांड है वो आल्सो इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सच कंजम्पशन ऑफ such goods and services. Aggregate demand is also defined as total amount of money which all the sections, मान जो भी हम मनी रेडी टू स्पेंड, जो हम स्पेंड करते हैं, कौन से सेक्शन, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स। हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आते हैं, फाइनल कंज्यूमर, जो उसको परचेज करता है फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। फर्म्स मीन्स जो प्रोड्यूसर है, एंड आल्सो गवर्नमेंट। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल द सेक्शंस आर रेडी टू स्पेंड, जो खर्च करने के लिए तैयार हैं ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस किए गए इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट एन इंडिविजुअल। तो अल्टरनेटिवली total expenditure which are community intend to occur on purchase of goods and services is called aggregate demand. Thus, aggregate demand is synonyms with aggregate. This is the most important concept. मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि जो aggregate demand है वही हमारी aggregate expenditure के equal है। माने aggregate demand also equals to synonyms of aggregate expenditure in the economy. If the total intended expenditure on buying all the output is larger than before, it means a rise in aggregate demand. अब ये थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है। जब मैं बोलता हूँ एक्स एंटे, जो मैंने टोटल इंटेंडेड, जो मैं सोच रहा हूँ खर्च करने के लिए, एक्सपेंडिचर ऑन बाइंग ऑल द आउटपुट इज लार्जर देन बिफोर। माने यदि हमारी जो एक्सपेंडिचर वो बढ़ रहे हैं, जो हम पहले खर्चा करते थे टू कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वो खर्चे हमारे ज़्यादा हो रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ, हमारी एग्रीगेट डिमांड राइज हो गई। यहाँ पे एक वर्ड आया एक्स एंटे,
तो दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्स एंटे जो हम इंटेंडेड है, जो हम सोच रहे हैं करने की, और एक होता है एक्स पोस्ट जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टोटल इंटेंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटेंडेड मतलब क्या हो गया? वो खर्चा जो मैं करने की सोच रहा हूँ। एक्सपेंडिचर ऑन बाइंग ऑल द आउटपुट इज लार्जर देन बिफोर, माने जितना हम पहले इंटेंडेड करते थे खर्चा करने का, अब उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी डिमांड राइज, क्योंकि डिमांड रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ पीपल डिसाइड टू स्पेंड लेस ऑन एन अवेलेबल आउटपुट, कम खर्चा करना चाहिए, तो क्या होगा? फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। Aggregate demand is the total expenditure on consumption and investment, माने जो भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं वही हमारी एक तरह से एग्रीगेट डिमांड मानी जाएगी। सो मैंने आपको अभी बताया मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मोटे मोटे कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से पार्ट एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीगेट डिमांड में आते हैं। हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउसहोल्ड कंजम्पशन डिमांड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड आल्सो नेट एक्सपोर्ट। तो दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। तो AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C रिप्रेजेंट private consumption expenditure, I represent private investment expenditure, G means government expenditure, or X minus M is called change in export, माने X minus export और M माने import। मैं यहाँ लिख देता हूँ, माने what is the meaning of X minus M? X means export और M means क्या होगा? M means import। तो हमें क्या निकालना है? नेट एक्सपोर्ट। व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे। तो चार कंपोनेंट हैं जो हम यूज करते हैं इन एग्रीगेट डिमांड: प्राइवेट हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड नंबर 4 नेट एक्सपोर्ट डिमांड। इन चारों को ऐड करके वी कैन फाइंड आउट एग्रीगेट डिमांड। अब इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्राइवेट और हाउसहोल्ड कंजम्पशन डिमांड, it is defined as value of goods and services that household are able and willing to buy। और यहाँ पर जो हाउसहोल्ड का मतलब मैंने आपको बताया था शुरू में, दिस इज अ फाइनल कंज्यूमर जो उसको एबल है और विलिंग टू बाय और लेना चाहता है। अल्टरनेटिवली इट रेफर टू टोटल एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड बाय द हाउसहोल्ड, जो भी इंकर्ड करेगा वो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। For instance, household demand for food, clothing, housing, books, furniture, medical, तो जो भी हम डिमांड करते हैं, डिमांड मेड बाय हाउसहोल्ड सेक्टर इज कॉल्ड हाउसहोल्ड कंजम्पशन डिमांड। नंबर 2, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, इट रेफर टू प्लान्ड। देखो फिर वही बनाया, एक्स एंटे माने जो इंटेंडेड है, जो हम सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स, कोई मशीन खरीदना है, कोई बिल्डिंग खरीदना है, कोई रॉ मटेरियल बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो जो ये इस टाइप के खर्चे हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स इज कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट इज मेड ओनली टू मेंटेन प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन बट आल्सो टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी इन फ्यूचर। जो हम करते हैं इन्वेस्टमेंट ताकि जो हमारी प्रेजेंट प्रोडक्शन लेवल है वो मेंटेन हो पाए, जितना हम प्रोडक्शन करते हैं वो कर पाएँ, और साथ साथ क्यों करते हैं? ताकि हम उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाएँ। तो इकोनॉमी ग्रो करता है इन्वेस्टमेंट करने से।
द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। तो अगर मैं डिमांड कितना किया गया और कितना मेरा इन्वेस्टमेंट किया गया, मैं उसको कंपेयर करूं, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आप कम इन्वेस्टमेंट करोगे, कम बोरो करोगे, कम इन्वेस्टमेंट हो पाएगी। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाउन करने पर क्या होगा, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, ऑटोनमस एंड इंड्यूस्ड। तो ऑटोनमस विच इज़ फ्री फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो होगी चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन इंड्यूस क्या होता है, इंड्यूस जो इम्पैक्ट होता है ड्यू टू चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बट ऑल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एज्यूम्ड एज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो क्या मानते हैं कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिपेंड नहीं करते, दे विल चेंज विदाउट कंसिडरिंग ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इज कॉल्ड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज योर सेकेंड क्राइटेरिया। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। ठीक है, नंबर 3, गवर्नमेंट डिमांड फॉर द गवर्नमेंट है हमारी कंट्री की, वो भी तो गुड सर्विस डिमांड करती है, उसको हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, रोड बनाने हैं, तो दे आर डिमांडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, वो गुड्स भी खरीदती है जो कंज्यूम हो जाते हैं, जो रोड बनवाया, ब्रिज बनवाया, पार्क बनवाए, उनके लिए भी वो डिमांड करती है। तो गवर्नमेंट डिमांड में दोनों आ जाते हैं, गवर्नमेंट डिमांड फॉर कंजम्पशन पर्पस एंड गवर्नमेंट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल असेट्स पर्पज। तो और गवर्नमेंट की डिमांड किस पर डिपेंड करती है, सोसाइटी वेलफेयर नीड कितने और डिफेंस नीड्स, एंड इज नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव उसमें मिसिंग होता है। गवर्नमेंट डिमांड टोटली सोसाइटी, मिलिट्री और लोगों की भलाई के लिए बनाई जाती है। एंड ये तो आपको पता ही है, व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट डिमांड इज डिफाइंड एज एन एग्रीगेट ऑफ ऑल डिमांड फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज बाय फॉरेन कंट्रीज। माने वो सारी डिमांड जो फॉरेन कंट्री कर रही है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज से, उसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, जो हम डिमांड कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से। माने जो फॉरेन कंट्री वाले डिमांड कर रहे हैं वो तो एक्सपोर्ट हो गया, और जो हम डिमांड करेंगे वो इंपोर्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इट डिपेंड्स अपॉन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये कुछ टर्म्स हैं जिसके ऊपर एक्सपोर्ट कितना होगा, नेट एक्सपोर्ट डिपेंड करता है। तो 4 पॉइंट हैं हमारे, दीज ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सो नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो एडी कितना हो गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे जो केन्स है, केन्स जिसने इसको डेवलप किया, केन्स टेक्स एडी इज द सम टोटल ऑफ फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स ओनली। माने केन्स ने क्या किया, कंजम्पशन लिया और इन्वेस्टमेंट ली। दस एडी कैन मैथमेटिकली इन कैलकुलेटेड एज कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, तो एडी इक्वल्स कितना हो गया, सी प्लस आई, कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड। ग्राफिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इन्वेस्टमेंट कर्व में वो क्या है, तो वी आर टेकिंग ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, वी आर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। तो यहाँ पे ये एजम्पशन है कि हम कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनमस इन्वेस्टमेट, ना कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से इम्पैक्ट नहीं होती, हर लेवल ऑफ इनकम पे सेम रहती है। द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फिक्स्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यदि मैं इन्वेस्टमेंट में कंजम्पशन को ऐड, कंजम्पशन क्या होता है, जो इनकम के साथ साथ चेंज होता रहता है। आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप कंजम्पशन भी ज़्यादा करेंगे, इनकम कम होगी तो आपका कंजम्पशन भी कम होगा। तो कंजम्पशन वेरी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इनकम, इसलिए कंजम्पशन कर्व क्या हो रहा है, देखिए ऊपर ऊपर जा रहा है।
और ये स्टार्ट जियो से स्टार्ट नहीं होता। मैं जियो लेवल पर भी स्टिल वी हैव सम कंजम्पशन, क्योंकि जियो अगर होगा भी तो भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करेंगे, खाना खाएंगे या अपनी पास्ट सेविंग को यूज़ करेंगे इन एनी केस। तो कंजम्पशन जीरो लेवल पर भी होता है। व्हेन देयर इज़ नो इनकम वी आल्सो हैव सम कंजम्पशन। और कंजम्पशन में इस वाली इन्वेस्टमेंट को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड। तो ये जो गैप है, ये गैप और ये इन्वेस्टमेंट, ये जो गैप आपका आता है इसके अंदर और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, दोनों एक ही बात है। दिस गैप एंड दिस इन्वेस्टमेंट बोथ हैव सेम थिंग। क्लियर? तो इस टाइप से हमारा एडी फंक्शन बन सकता है। अभी आगे क्या है देखो, एडी कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप विच मीन्स व्हेन इनकम इंक्रीजेस, जब इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस। तो ध्यान से देखो, इनकम आपका कहाँ पे शो हो रहा है, ऑन एक्स एक्सिस। तो इनकम बढ़ने से क्या होगा, आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, और कंजम्पशन में यदि मैं ऑटोनमस या फिक्स इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दूंगा तो एडी भी बढ़ेगा। तो एडी कर्व डज नॉट, व्हेन इनकम इंक्रीजेस एडी आल्सो इंक्रीजेस। तो इनकम के साथ साथ जो आपकी डिमांड है वो भी बढ़ती है। भाई इनकम ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करोगे ना, इनकम कम होगा तो डिमांड कम करोगे। एडी कर्व डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम ऑरिजिन, माने स्टार्ट जीरो से नहीं होता, ऊपर से होता है। इट मीन्स दैट इवन ए जीरो लेवल ऑफ इनकम, अगर इनकम जीरो भी होती है, सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज असेंशियल। तो भी लोग खाना खाते हैं, उधार करते हैं या लाइक सेविंग्स का यूज़ करते हैं, तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी स्टिल वी हैव सम कंजम्पशन। इसीलिए जो कंजम्पशन या एडी कर्व है नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, तो एक बार ध्यान से आप इस कॉन्सेप्ट को देखो कि भाई एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। उसके बाद मैं कराऊंगा आपको मीनिंग ऑफ ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल डू द कॉन्सेप्ट ऑफ कहाँ पहुंच गए हम। अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे स्टार्ट नया पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा होगा हमारा, एग्रीगेट सप्लाई। तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा इसके, तो आप इसको एक बार रीडिंग कर लीजिए अच्छे से एग्रीगेट डिमांड को। देन वी विल एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चंस क्या हैं, पढ़ लीजिए पूरा मैटर एक बार। नाउ वी विल डू एग्रीगेट सप्लाई। Aggregate supply is a money value of total supply of goods and services available for purchase by an economy, माने जो goods and services economy के अंदर available करवाए गए, this is called production, माने production of goods and services जो कि market में available है for purchase। AS is the aggregate cost of total output, माने जो भी आपने economy के अंदर output produce किया है, और output को हम क्या बोलते हैं, also equals to national income। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो रिप्रेजेंट्स योर नेशनल इनकम। क्या क्या होता है एएस में, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, तो दो कंजम्पशन है, दो फंक्शन के अंदर, कंजम्पशन फंक्शन एज वेल एज सेविंग फंक्शन। तो इसका जो डायग्राम बनता है एएस का, वो 45 डिग्री लाइन होती है, माने एक्स एक्सिस पे इनकम आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा आपका एएस या कंजम्पशन एंड सेविंग, एक ही बात है, एंड वाई इक्वल्स टू। तो डायग्राम में आपका ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और मैं बताऊंगा व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, सेविंग एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। तो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें काफ़ी डिटेल में अभी डिस्कस करने पड़ेंगे। Please like and subscribe my video and my YouTube channels to get more updates. And again, thank you very much to watch my video.